नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 24 जुलाई 2023 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज महत्वपूर्ण है द हिंदू में। तो पहला एडिटोरियल जो महत्वपूर्ण है वो है डायलमाज ऑफ इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशंस। तो इस आर्टिकल में मेनली कहा गया है कि भारत किस प्रकार की वैश्विक शक्ति होगा। यहां लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ ग्लोबल पावर विल इंडिया बी। ऐसे लोग हैं जो तर्क देते हैं कि भारत को एक महान शक्ति बनने की आकांक्षा करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बढ़ती शक्ति का दावा करना चाहिए, परंतु दूसरे का तर्क है कि भारत को एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अपने लाखों जो गरीब नागरिक हैं उन्हें ऊपर उठाना चाहिए, समाज के मुख्य धारा में लाना चाहिए। तो यहाँ दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पहला जो है वैश्विक स्तर पे और एक घरेलू स्तर पे। ठीक है, तो ये दोनों देखना एस्पेक्ट। और राइटर इसमें कह रहे हैं कि क्या जरूरी है, दोनों जरूर। राइटर कहते हैं कि दोनों को बैलेंस करके हमें चलना होगा। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है भारत के उत्थान की कहानी और उससे जुड़ी चुनौतियों पर सक्रिय रूप से और गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत जिस तरह की शक्ति बनेगा वह न केवल दुनिया के भविष्य को महत्वपूर्ण तरीके से परिभाषित करेगा, बल्कि निश्चित रूप से 1.4 अरब जो भारतीय वासी हैं उनके भाग्यों का भी आकार देगा। ठीक है, इनकी जो आने वाली भविष्योन्मुखी नीतियां जो होगी वो वैश्विक परिस्थितियों के साथ साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आगे विस्तार से देखते हैं। जो भारतीय परिस्थितियां थी 1991 के शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार जो थी मात्र 5.8 अरब डॉलर थी। ठीक है, परंतु उस समय जीडीपी क्या थी 270.11 अरब डॉलर और देश की जो जनसंख्या थी 84 करोड़ आबादी थी, जिसमें 50% से अधिक गरीब थे। भारत और पाकिस्तान का उस समय निरंतर संघर्ष का संभावना बना रहता था। कश्मीर में हिंसा चरम पे थी। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत का जो था भरोसेमंद साझेदार सोवियत संघ, जो बाद में टुकड़ा हो गया, उनका पतन हो गया और दो भागों में बट गया। दूसरी ओर जो अमेरिका था, अमेरिका के साथ भी परिस्थितियां तनावपूर्ण थे, क्योंकि उस समय भारत परमाणु परीक्षण के लिए आगे बढ़ रहा था और अमेरिका उसके विरुद्ध था। ठीक है, इन्हीं कारणों से यूएसए का भारतीय परमाणु परीक्षण संबंधी गतिविधियों पर कड़ी नजर था। अब वर्तमान में देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 600 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई युद्ध की परिस्थितियां नहीं है, हालांकि चीन के साथ कुछ सीमा विवाद अभी भी हैं। अर्थात 1991 के आर्थिक संकट के बाद शुरू किए गए सुधारों से न केवल उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हुई, बल्कि गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई। भारत वर्तमान समय में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी जो है भारत का 4 ट्रिलियन डॉलर के नजदीक आ गया है। 100 से अधिक परमाणु हथियारों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारत अब अमेरिका के काफी करीब है। अर्थात पिछले कई वर्षों में किए गए दूरदर्शी निवेश अब देश के उत्थान के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण तैयार करने के साथ उनके बेहतर परिणाम दे रहे हैं। अब देखते हैं जो कुछ लोग हैं भारत के इस परिप्रेक्ष्य से खुश नहीं है। महान शक्ति का दूसरा पक्ष क्या है? तो दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत 2021 में पर कैपिटा जीडीपी जो है वो मात्र 1947 डॉलर था। वहीं बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इतनी छोटी कंट्री है, उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो है 2227 डॉलर, जो कि सेना की श्रेणी में देखें तो ये 40वें स्थान पे आता है, लेकिन उनका पर कैपिटा जीडीपी जो है वो इंडिया से बहुत ही बेहतर है। बुनियादी ढांचा के विकास में भारत की सुस्ती लगातार बनी हुई रही है। व्यवसाय की शुरुआत हेतु कागजी जटिलता,
एवं भारत में लाल फीताशाही जैसे अनेक तंत्र हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और बिना पैसे के कोई काम नहीं करते जमीनी स्तर पे। बारिश की असमानता के कारण किसान बेहाल हैं, जिससे कि फसलों और अनाजों का निरंतर दाम बढ़ता जा रहा है, जो गरीबों के लिए एक अभिशाप की तरह है। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय, जातिगत, धार्मिक विभाजन आदि जैसे समाज के अलगाव के मुख्य मुद्दे हैं। निरंतर कोई ना कोई कांड होता रहा है हमारे देश में। कभी धरना हो रहा है, कभी किसी और चीज के खिलाफ कहीं और लोग जमा है, कहीं क्षेत्रीय विवाद हो रहा है, कहीं जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, कहीं धार्मिक विवाद हो रहा है। तो और निरंतर जो हमारी राजनीति व्यवस्था है उसी में संलिप्त रहती है। इस कारण जो भविष्योन्मुखी जितने भी विधियां आती है, विधेयक आते हैं हमारे संसद में, और ये इन्हीं मुख्य मुद्दों को बीच में उठाकर जो हमारे देश के विकास के लिए लाई गई विधियां हैं उसे रोक दिया जाता है। और अनेक समय तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती है संसद में। बहुत समय तो इन्हीं विवादों के कारण हमारा जो मुख्य काम है, विधियां बनाना, जो संसद का काम है, वही पीछे रह जाता है। तो इसमें और एक मुख्य बात इस आर्टिकल में कही जाती है राइटर के द्वारा कि MEA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश नीति जो है उस पर देश की शिथिलता बनी हुई है। इस बार भी कुल बजट जो है मात्र 0.44% विदेश नीति को दी गई है। और जो नेताएं हैं वे लोग समझते हैं कि जो विदेश विभाग है वे विलासिता का एक अलग स्थान है, परंतु ऐसा समझना एक एकांगी सोच का परिदृश्य है। क्योंकि जिस तरह हमें देश का घरेलू लोगों का उत्थान करना है, उसी तरह हमें वैश्विक स्तर पे, वैश्विक मंच पे भी अपने देश को आगे लेके आना है। अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने वैश्विक नीति पे बहुत काम किया, बहुत सारे देशों को एकजुट किया है, उसके साथ बेहतर संबंध बनाए हैं। और जो दिखता भी हमें, चाहे FDA के कारण हो या फिर और भी अनेक तरह के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, नई नई कंपनियां आ रही है, जिससे देश का विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू विकास से ही देश का विकास होता है, वैश्विक स्तर पे भी हमारी परिस्थितियां क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अंतर आता है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग रुपया को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे रूस हो गया, उसके बाद ईरान हो गया, उसके बाद गल्फ कंट्री हो गया। इन जगहों पे हम लोग चाह रहे हैं कि व्यापार में जो भी हम लोग पैसे उपयोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट हम लोग अपने ही करेंसी से करें, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन का खर्च बचेगा, एक्सचेंज का खर्च बचेगा। तो ये वैश्विक स्तर पे अपने बेहतर परिस्थिति को दर्शाने के बाद ही ऐसा हमारा परिणाम निकलेगा। इसलिए सिर्फ घरेलू से ही नहीं, वैश्विक स्तर पे हमारे देश को एक बेहतर स्थान हासिल करना जरूरी है। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो आज पेपर में आया था। अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं। यह आर्टिकल है अ केस फॉर अ न्यू प्रोनाउन फॉर AI। इसका एक सिंपल मतलब है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो रोबोट हैं वो जो बात कर रहे हैं तो उनका जो नाम रखा जा रहा है, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल में सीरी बोलते हैं। क्यों सीरी रखा जाता है? ये एक महिला का है। तो इसी पे राइटर कहते हैं कि इसमें और कुछ जगह पुरुष का भी आवाज दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कभी कभी कि लोग पहचान नहीं पाते हैं ये रोबोट है या फिर वास्तविक इंसान है। इसी के लिए एक बहस छिड़ा हुआ है कि जो AI का जो प्रोनाउंस होगा, सर्वनाम होगा, उसका नाम जो होगा वो लिंग तटस्थ होगा। ठीक है, जो किसी लिंग को डेनोट नहीं करेगा, हम समझ सके कि ये मशीन की भाषा है। ठीक है, तो इसी पे आज पूरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, LLM मतलब की होता है लार्ज लैंग्वेज और मॉडल। ठीक है, LLM जो मानव विशेषज्ञों की तरह बातचीत करते हैं। कभी कभी यह चैटबॉट जो होते हैं किसी जटिल विचार या निबंध लिखते समय हम इंसानों से भी बेहतर विचार प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। तो चैटबॉट की तेज प्रतिक्रिया हमें एक सबसे बेहतर स्टूडेंट जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं उनकी तरह ये दिखाई देते हैं, उनके समान दिखाई देते हैं। लगता ही नहीं है कि ये मशीन हमने बनाया है, ये हमसे भी बेहतर काम कर रहे हैं। उत्तर पुस्तिका की शैली जो होती है वो एक सबसे सर्वोत्तम स्टूडेंट की तरह ये लिखने में सक्षम है।
तो इंटरनेट खोज में हमें कीबोर्ड की कला सीखनी होगी। LLM मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए संकेतों का सीखना चैटबॉट को कुशल इंसानों की तरह काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की आवश्यकता है। ठीक है, देखते हैं कि AI के विरुद्ध क्या क्या समस्याएं हैं। तो जो हमारा AI है उसे मशीन का मानवीकरण हो रहा है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव में कमी आती है। AI के पास कोई भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। ठीक है, उसके वित्तीय जाल से वे अनजान होते हैं। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसे कर तो दिया जाता है, परंतु वे वर्तमान परिदृश्य में किसी का पेट भरने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो समाज की आत्मसम्मान, मानवीय मूल्य जैसे सामाजिक विचारों से ये अनजान होते हैं और ये उतना समझ नहीं पाते हैं। जैसे हाल के केस में ही एक टेस्टिंग हो रही थी रोबोट की, तो एक बिल्डिंग में आग लगी थी, तो एक लड़की थी जो बाथरूम में थी और एक रोबोट उसे डायरेक्ट उठा के ले आता है, जबकि वो नहीं जानता है कि वो नंगा है या नहीं है, उससे उसके सामाजिक परिस्थितियों पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें अभी रोबोट्स को इनकलकेट करवानी होगी, समझानी होगी। चैटबॉट हमारी वास्तविक भावना को दूषित करता है। जैसे कि जो अभी वर्तमान समय में अनेक कंपनियां जो यूज कर रही है पुरुष और महिलाओं का आवाज, ये एक भावना बहुत लंबे समय तक अगर उसे हम यूज करते हैं तो ये एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। जैसे आप घर में ही एलेक्सा खरीद के रखिए, लंबे समय तक उससे बातचीत करते रहिए, एक जुड़ाव हो जाएगा, एक उसकी एक निश्चित स्थान बन जाएगी घर में। अब देख लेते हैं AI का लैंगिक पहचान, मानवीय नाम पर प्रतिबंध। इसी पे मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जो मानवीय नाम है, जैसे सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ये सब तो विदेशों में नाम भी है। तो मानवीय नाम पर प्रतिबंध से AI की गलत नाम की समस्या या अवैध पहचान से बचाया जा सकता है। सर्वनाम, प्रोनाउन का आज पहचान से सब कुछ जुड़ा हुआ है। AI के लिए लिंग आधारित प्रोनाउन या सर्वनाम का सहारा लेना, परंतु वास्तविक दुनिया में AI की कोई संवेदनशील प्राणी जैसी कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो चैट GPT का मानना है कि AI को अलग नाम देने से इसकी भूमिका को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण स्वरूप एप्पल ने सीरी को स्त्री जैसी आवाज में टाइपकास्ट किया। हालांकि सीरी के पास वैकल्पिक पुरुष और लिंग तटस्थ आवाजें हैं, लेकिन डिफॉल्ट स्त्रीलिंग है। अभी मैंने यही बता रहा था कि ये भावनात्मक जुड़ा हो जाता है। हम उपभोक्ताओं के साथ भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देने के लिए AI को एक लिंग देते हैं। अब ये जो AI को जो नाम दिया जा रहा है वर्तमान समय में, उसके लिए विरोध क्यों किया जा रहा है? तो AI को लिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक मशीन है। AI को यह डिनोट करना है या बे डिनोट करना है, जैसे लिंग तटस्थ सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए। AI को एक समसामयिक सर्वनाम देना आवश्यक है, क्योंकि नैतिक और सुरक्षा कारणों से यह जानना हमारा अधिकार है कि हम वास्तव में जो बात कर रहे हैं रोबोट से, वो रोबोट है या इंसान है। इसी के लिए इस भाषा पे जंग छिड़ी हुई है कि ये जो भाषा है वो मनुष्य की तरह नहीं हो, वो अलग हो, न वो लड़का की तरह लगे, न वो लड़की की तरह लगे। जिस तरह जैसे हम लोग अभी भी इंटरनेट पे डालते हैं कि एलियन का आवाज आए, तो वो एलियन का आवाज अलग तरीके से है, उस तरह हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो AI कंपनियों को प्रमुख भाषाओं के लिए एक जो लेखक हैं, हमारे राइटर हैं, जो द हिंदू में आज आर्टिकल दिए हैं, वे ये सुझाव देते हैं कि AI कंपनियों को जो प्रमुख भाषाएं हैं उसके लिए एक मानक तैयार करना चाहिए और उसके लिए निश्चित कीबोर्ड बनाना चाहिए और भाषा विशेषज्ञों के साथ मिलकर बात करना चाहिए और ये समाधान निकालना चाहिए कि किस तरह से ये जो फेक रोबोटिक लैंग्वेज निकाले जा रहे हैं उससे अनेक लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। जो अच्छे अच्छे विश्वसनीय लोग हैं उनके आवाज का एक प्रॉम्प्ट बना दिया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है इंटरनेट पे। इसी के सुधार के लिए ही इसका एक AI का एक अपना लैंग्वेज निर्धारित करने के लिए ये बात हो रही है। तो ये थी AI से संबंधित आर्टिकल जो आज द हिंदू में आया था। अब आगे देख लेते हैं। ये तीसरा आर्टिकल है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है वो आउटडेटेड होता जा रहा है। इंडिया को अपना एक टारगेट निश्चित बनाना चाहिए। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो
वार्निंग दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो घटाएंगे हम लोग अपना तापमान, वो दिखता नहीं नजर आ रहा है। अभी हाल में कहा गया है कि इस वर्ष जो है एल नीनो की स्थितियां भी बनी हुई है, तो बारिश भी नहीं होगा भारत में, बारिश कम होगा। ठीक है, तो ये और परिस्थितियां खराब कर रही है। और जल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जो हमारे भूमि जल हैं, ग्राउंड वाटर हैं, उनकी स्थितियां और गिरती जा रही है। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि जितने भी हमारे कन्वेंशंस हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे 2 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है, परंतु वर्तमान समय में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बेकार की बात है। तो इसे रवैये को हमें सुधारना होगा क्योंकि 1990 में ऐसा एम बनाया गया था कि जिससे कि हम लोग 1.5 डिग्री कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अभी भी निरंतर हम लोग अपने प्रोडक्शन जारी रखे हैं, हम अपने जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसका उपयोग करते ही जा रहे हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बोला गया है कि हमें अभी वर्तमान के नए नए लक्ष्य तैयार करने होंगे। जैसे भारत ने 2030 से अपना लक्ष्य बना के रखा है कि 2030 तक हम लोग अपना क्लाइमेट का जो टारगेट है उसे कम करेंगे। भारत ने फिर भी बहुत सारा काम किया है, जैसे कि हम लोग क्लाइमेट फ्रेंडली सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े स्टेशंस हैं उसको सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो हमारे अभी कार्स आ रहे हैं वो बैटरीज वाले आ रहे हैं, ईवी कार्स आ रहे हैं। तो ये सुधार भारत निरंतर करता ही जा रहा है, जिससे कि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, इन चीजों का कम उपयोग कर सके और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा उपयोग कर सके। तो ये थे आज के आर्टिकल द हिंदू के। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।